रोज बैंगन रोटी। श्रद्धा बहू, अरे ओ श्रद्धा बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आना। जी आई माँ जी। माँ जी आपने बुलाया? वो मैं सब्जी ले आई हूँ, इसे ले जाकर रसोई में रख दे। ये क्या माँ जी, आज आप फिर से बैंगन उठा ले आई? आज सुबह भी हमने बैंगन की सब्जी रोटी ही खाई थी। अरे तो अभी बैंगन का भरता बना दे और मेरे बेटों के आने में 5 मिनट पहले उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना देना। और हाँ, मैं सुबह कोटा से गेहूं ले आई हूँ। कल तू गेहूं धोकर धूप में सुखा देना, फिर मैं उसे पिसवा दूंगी ताकि 1 महीने के आटे का जुगाड़ हो जाएगा और फिर हमें महंगा आटा नहीं खरीदना पड़ेगा। जी अच्छा माँ जी। ये बोलकर कमलावती की बड़ी बहू श्रद्धा मुंह बनाकर बैंगन लेकर रसोई में चली जाती है। तभी उसकी ननंद सिमरन किचन में आकर उससे कहती है, श्रद्धा भाभी, आज डिनर में क्या बना रही हो? नथिंग स्पेशल ननंद जी, बैंगन का भरता और रोटी बना रही हूँ। फिर से बैंगन? भाभी सुबह ही तो बैंगन खाए थे, कुछ और बना दो ना। सॉरी ननंद जी, मुझे बैंगन ही बनाने पड़ेंगे, मम्मी जी का ऑर्डर है। ऐसा बोलकर श्रद्धा झटपट से बैंगन का भरता और रोटी बनाती है। इतने में उसका पति सुमित और देवर राजीव घर लौट आते हैं, जिसके बाद श्रद्धा अपनी सास, ननंद और पति को खाना परोसती है। ये क्या श्रद्धा, आज फिर से बैंगन का भरता बनाया है और ऊपर से ये रोटी। अरे रोज रोज ये बैंगन खा खा कर मैं बोर हो गया हूँ। अरे राजीव बेटा, एक बार बैंगन का भरता खाकर तो देख, श्रद्धा बहू ने कितना स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाया है। कमलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। इस बात से उसके दोनों बेटे, बेटी और श्रद्धा भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। वहीं भूख के कारण सुमित और राजीव बैंगन रोटी ही खा लेते हैं। समय गुजरता है, जिसके बाद कमलावती अपने छोटे बेटे सुमित की शादी के लिए लड़कियां देखने लगती है और मीता नाम की लड़की से उसकी शादी करा देती है। शादी में ढेर सारी सब्जियां और तरह तरह का खाना देखकर कमलावती को छोड़कर उसके बेटे बहू सब खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे श्रद्धा भाभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना शादी में आई बाराती ही सारा खाना अपनी थाली में भर लेंगे और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। घर पर तो बैंगन रोटी के सिवा कुछ अलग मिलता ही नहीं। कम से कम सुमित भैया की शादी में तो पेट भर कर खा ले। श्रद्धा जल्दी जल्दी अपनी और अपनी ननंद के खाने की प्लेट में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, सब्जी, रायता और पुलाव भर लेती है। सोयाबीन चाप ले, मिक्स वेज ले लिया, छोले, दाल मखनी, रायता, पुलाव सब ले लिया। चलो ननंद जी, उस टेबल पर बैठकर खाते हैं। अपनी ननंद और जेठानी को इस तरह से खाता देखकर मंडप में बैठी सुमित की होने वाली पत्नी मीता कहती है, इंटरेस्टिंग, ये मेरी ननंद और जेठानी तो बड़ी खाईलाल है। देखो खाने पर कैसे कूद पड़ी है। थोड़ी देर में सुमित और मीता की शादी हो जाती है और मीता बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आओ आओ नई बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। इसके बाद मीता अपने पति सुमित के साथ कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह होते ही जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके किचन में आ जाती है। तभी कमलावती वहाँ आती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सोच रही हूँ सभी के लिए कढ़ाई पनीर और थोड़े छोले, दाल मखनी और साथ में पूरियाँ और मीठे में शाही टुकड़ा बना दूं। इतना सब कुछ सुनकर कमलावती के मन में कंजूसी की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। पनीर इतने महंगे हो रहे हैं और छोले के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अगर नई बहू इतना सारा खाना बनाएगी तो 500 का पत्ता तो गया। अरे नई बहू, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? तू बैंगन की सब्जी और रोटी बना दे। मगर मम्मी जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, आपको नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा? अरे बहू, बैंगन का भरता तो राजाओं का भोज होता है। वो कैसे माँ जी? बहू, बैंगन सब्जियों का राजा है, राजा। देखा नहीं उसके सर पर हरे रंग का कितना बड़ा ताज होता है। अब तू ज्यादा मत सोच, जल्दी से बैंगन की सब्जी और रोटी बना दे। अपनी सास की बात मानकर मीता बैंगन की सब्जी और रोटी बनाते हुए अपनी जेठानी से कहती है, क्या बात है जेठानी जी, आपका मुंह कद्दू की तरह क्यों लटका हुआ है? आपको बैंगन खाना पसंद नहीं क्या? देवरानी जी, अगर तुम्हें रोज रोज ब्रेकफास्ट में, डिनर में और लंच में बैंगन बैंगन और बस बैंगन ही खाने को मिले तो क्या तुम खा लोगी? नहीं ना। तुम्हें नहीं पता, सासू माँ बहुत ही कंजूस हैं। वो बाजार से सस्ते सस्ते बैंगन उठा कर ले आती हैं और उनके कारण हम सभी को रोज बैंगन खाने पड़ते हैं। अच्छा, इसीलिए आप और ननंद जी शादी में कल प्लेट भरकर खाना खा रही थी।
दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की कंजूसी के बारे में सोचती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। फिर एक शाम, मम्मी जी, किचन में बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं और जेठानी जी बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे। अरे नहीं नहीं बहू, तुम दोनों को सब्जियों का भाव नहीं पता। अरे तुम दोनों को देखकर ठेले वाले झट से ठग लेंगे। तुम रहने दो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ये बोलकर कमलावती बाजार में एक सब्जी वाले के ठेले पर जाती है। अरे ओ ठेले वाले, कैसे बेच रहा है ये परवल तोरई? अरे काकी, तोरई तो 30 रुपया है और भिंडी 20 रुपए पाव, बाकी लौकी 40 रुपए किलो दिए रहे। हे भगवान, ये हरी सब्जियों का भाव तो आसमान छू रहा है। अच्छा चल बता, ये बैंगन कैसे दिए? अरे काकी, ये बैंगन तो मैंने फेंकने के लिए रखे हैं। अरे क्या खराबी है इन बैंगन में? एकदम ठीक ठाक तो है। बता कितने का देगा? 10 रुपए दे दो और सारे बैंगन ले जाओ। कमलावती सब्जी वाले को 10 रुपए देकर सारे के सारे बैंगन घर लेकर आ जाती है। मम्मी जी, आप फिर से बैंगन उठा ले आई, एक आधी हरी सब्जी ले आती। अरे मीता बहू, इस महंगाई में हम ये बैंगन खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पता है बाजार में सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं रही। और टमाटर तो बाजार में सोने के भाव बिक रहे हैं, 300 रुपए किलो। कमलावती महंगाई की आड़ में अपनी बहुओं की बात को टाल देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर सभी को परोसती हैं, जिसे देखकर इस बार सुमित और राजीव दोनों चिढ़ जाते हैं। अरे फिर से बैंगन, रोज रोज बैंगन का भरता और रोटी खाकर मैं पक गया हूँ। अरे कभी दाल चावल, छोले चावल या कोई हरी सब्जी बना लिया करो। सुमित जी, मम्मी जी हमें जो लाकर देंगी हम तो वही बनाएंगे ना। माँ, मैं और भैया अपनी सारी की सारी सैलरी आपके हाथों में रखते हैं, फिर आप कभी बाजार से हरी सब्जी क्यों नहीं लाती? रोज बैंगन, सुबह भी बैंगन, ये सब बैंगन ही तो खाए थे सुबह भी। सुमित, सुबह तूने हरे बैंगन की सब्जी खाई थी और ये काले भरते वाले बैंगन का भरता है, तो फिर एक सब्जी कैसे हुई? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, मुझे नहीं खाना ये बैंगन रोटी। ऐसा बोलकर सुमित भूखे प्यासे पैर पटकते हुए कमरे में चला जाता है। वहीं राजीव और सिमरन भी कमरे में चले जाते हैं। यहाँ तक कि अगली सुबह भी राजीव और सुमित बिना नाश्ता किए दफ्तर चले जाते हैं और रात की बनाई हुई बैंगन रोटी वैसे ही पड़ी रहती है। वहीं अचानक से सिमरन चक्कर खाकर हॉल में गिर जाती है। सिमरन, मेरी बेटी को क्या हो गया? तुझे आंखें तो खोल। अरे मीता बहू, श्रद्धा बहू, जल्दी देखो, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मेरी बेटी सिमरन बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर कमलावती के घर आता है और सिमरन का चेकअप करता है। देखिए, इनके शरीर में खाने के पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन्हें हरी सब्जियां, दाल, ये सब खिलाइए, वरना आगे इनकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कमलावती अपनी कंजूसी पर पछताते हुए कहती है, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में कंजूसी करती चली गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं अपनी गलती को ठीक करूंगी। उस दिन कमलावती बाजार से ढेर सारी हरी सब्जियां और फल घर लेकर आती है, जिसे देखकर उसके बहू बेटे के चेहरे पर खुशी खिल जाती है। उस दिन के बाद से कमलावती फिर कभी कंजूसी नहीं करती और उनके घर में रोज रोज बैंगन रोटी की बलि चढ़ना बंद हो जाता है। पायल अपनी सास और पति के साथ रहती थी। वो लोग शिव शंभू जी के बहुत बड़े भक्त थे और हर साल वो कांवड़ लेने हरिद्वार वगैरह जगहों पर जाते थे। लेकिन इस बार शेखर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो पूरे 1 महीने से बिस्तर पर था। एक दिन वो अपनी दुकान में भारी सामान उठा रहा था कि तभी उसकी कमर की डिस्क सरक गई और शेखर एक ही पल में किसी भी काम को करने लायक नहीं रहा। पता नहीं पायल, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से भोले बाबा ने इस साल हमें अपनी दर पर ही नहीं बुलाया। उदास मत होइए, कभी कभी भगवान अपने पसंदीदा बंदे को दुख देकर भी आजमाते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि ये आजमाइश है या फिर किसी गलती की सजा। शेखर की बात सुनकर पायल चुप हो गई कि तभी उन्हें घर के सामने से कावड़ियों के गुजरने की आवाज आई। लगता है कि कावड़िये जा रही हैं। हाँ, कभी हम भी इसमें शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब आप ज्यादा निराश मत होइए और आपकी दवा का समय हो रहा है, उसे खा लीजिए। पायल ने शेखर को दवाई खिला दी और अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद पायल की सास अपने खेत से घर लौटी। माँ, आप आ गई? खेत के क्या हाल है? बस पूछ मत बहू, हमारी सारी धान की फसल जल चुकी है। सिर्फ थोड़े से हिस्से में उगाई हुई प्याज की फसल ही हो गई थी, तो मैं उस प्याज को तोड़ कर ले आई। माँ, इतनी सी प्याज को बेचकर तो
3 दिन का भी खर्चा ठीक से नहीं चल पाएगा और बाजार में तो प्याज के दाम भी गिरे हुए हैं। यही सब सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। और शंभू, तेरी लीला के दिन चल रहे हैं, हमारी मदद कर प्रभु। दोनों सास बहू भगवान से कामना करने लगी। बहू, अभी तो तू सभी के लिए प्याज के पराठे ही बना दे, आगे को क्या होगा वो देख ही जाएगी। पायल ने अपनी सास की बात मानी और उसने अपने पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म प्याज के पराठे बना दिए। पराठों की खुशबू सभी तरफ फैल गई और वहीं पास से जाती हुई कांवड़ियों की टोली उस खुशबू को सूंघती हुई उसके पीछे पीछे आने लगी। लीजिए मम्मी जी, अब आप पराठे खाइए। पायल बस अपनी सास को पराठा दे ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। न जाने कौन आया होगा। बहू तू रहने दे, मैं देख लेती हूँ कि कौन आया है। शीला ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी खड़े हुए थे। बहन, हम बड़ी दूर से आए हैं, बहुत थक चुके हैं और भूख भी लगी है, हमारी मदद कर दो। शीला बड़े ही साफ दिल की थी। उसने उन दोनों को अंदर बुला लिया और अपने हिस्से का प्याज पराठा उनके आगे रख दिया। आप सभी ये खाइए, मैं अपनी बहू को और बनाने को बोलती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, ये पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आपको पसंद आए? चलिए, सुनकर अच्छा लगा। ऐसे ही बातों बातों में शीला उन दोनों में बहुत घुल मिल गई और उनसे अपने घर परिवार की पूरी स्थिति के बारे में बता देती है। हम लोग हर साल कांवड़ लेने के दिनों में ना हरिद्वार जाया करते थे और वहीं पर भोले बाबा के भक्तों और गरीबों का भंडारा किया करते थे। लेकिन इन कुछ महीनों से हमारी स्थिति इतनी खराब है कि अगर हम किसी के भंडारे में खाना खाएं तो कोई हमारे ऊपर हैरत नहीं करेगा। घर में बस प्यास पड़ी हुई है, अब तो हम यहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों की भी मदद नहीं कर सकते हैं। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे पास जो है तुम उसी से कांवड़ियों की मदद करो। भगवान मदद करने वाले लोगों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम मदद भी किस तरह से करें? तुम यही प्याज पराठा खिलाकर कांवड़ियों का पेट भर सकती हो। सफर में किसी इंसान का पेट भरवाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी बात मानो, तुम कांवड़ियों को प्याज पराठा खिलाओ तो सही, देखना तुम्हारे दिन खुद ही बदलने लगेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, अब हम लोग चलते हैं। वो बूढ़ा आदमी और औरत अपनी जगह से उठ गए और घर से बाहर आ गए। जब वो लोग जा रहे थे तो शीला को उनके अंदर शिव और पार्वती का अक्स दिखाई दिया। ये क्या था? और जब शीला ने जमीन की तरफ देखा तो उसके फर्श पर उनके कदमों के निशान बन चुके थे। बहू, बहू, जल्दी यहाँ! पायल भागती हुई अपनी सास के पास आ गई। शीला ने उसे जमीन पर बने निशान और पूरी बात बताई। माँ, हमारे घर में स्वयं शिव और पार्वती पधारे थे। दोनों सास बहू दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। माँ, अब हमें काम पर लग जाना चाहिए। दोनों सास बहू काम पर लग गईं। पायल जल्दी से किचन में जाकर प्याज के पराठे बनाने लगी और शीला उसकी मदद करने लगी। फिर से पूरे मोहल्ले में प्याज के पराठों की खुशबू फैल गई और वहीं कांवड़िए जो बस्ती में आए थे वो उसका पीछा करते हुए पायल के दरवाजे तक पहुंच गए। लगता है कोई आया है। शीला ने दरवाजे पर देखा तो वहाँ कांवड़ियों की टोली खड़ी हुई थी। सुबह से सफर में भूखे हैं माई, कुछ खाने को दे दे। अभी लाई, आप सभी अंदर आ जाओ। शीला उन्हें अंदर बुलाकर पायल के पास भागी। बहू, बहू, जल्दी से पराठे दे, भगवान भोले बाबा के भक्त आए हैं। शीला ने उन सभी को पायल के हाथों के पराठे खिलाए। भोले बाबा आप जैसे इंसानों से प्रसन्न होते हैं, भगवान आपको सलामत रखे। कांवड़ियों ने भी उन सभी को बहुत दुआएं दी और वो वहां से पराठे खाकर चले गए। पायल ने उन्हें सफर के लिए भी खाना दिया। बहू, इस तरह घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कांवड़ियों को खाना खिलाने मंदिर चलना चाहिए। सही कहा माँ। दोनों सास बहू खूब सारे पराठे बनाकर मंदिर की तरफ निकल गई। उन्हें जो भी कोई कांवड़िए मिले उन्हीं का वो बिना किसी स्वार्थ के पेट भरवाने लगी और उन्होंने मंदिर के बाहर या मंदिर में आने वाले हर कांवड़िए की मदद की। जैसे जैसे वो एक इंसान का पेट भरवाती उनके घर में जादू से एक अनाज का बोरा आ जाता और ऐसे ही सिलसिला चलते चलते शाम हो गई। बहू, आखिरकार हमने कांवड़ियों की मदद कर ही दी। चल, अब हम लोग घर चलते हैं। जी। पायल और शीला दोनों घर की तरफ निकल पड़ी और घर पहुंचते ही वो हैरान रह गईं। शेखर जी, आप? हाँ पायल, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन शेखर दरवाजे पर बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा हुआ था। शेखर के पास बोलने को शब्द नहीं थे। ये भगवान की ही लीला थी जो उन्होंने शेखर को उनके कर्मों से प्रसन्न होकर ठीक कर दिया था। तीनों बहू बेटा घर के अंदर आ गए और इतना सारा अनाज देखकर हैरान रह गए। बेटा, क्या ये तू लाया है? नहीं माँ, तो क्या ये आप नहीं?
ये सब भगवान की कृपा की वजह से है। भोले बाबा हमसे प्रसन्न हुए हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अगले दिन उसी अनाज से उन्होंने सभी कांवड़ियों का भंडारा करवाया। देखा शेखर जी, वो बस एक आजमाइश थी, और अगर हम ऐसे वक्त में अपने भगवान पर यकीन रखते हैं तो सब कुछ सही होता है। सही कहा। उन्होंने सभी कांवड़ियों के दिल खोलकर सेवा की। अब शेखर भी ठीक हो चुका था, तो उसने भी काम करना शुरू कर दिया और फिर से उनके घर के हालात अच्छे हो गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।